प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म या उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टॉपिक पूर्ति की अवधारणा के अंतर्गत छठा टॉपिक किसी फर्म के पूर्ति के निर्धारक तत्व, किसी फर्म के पूर्ति के निर्धारक तत्व का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले किसी फर्म की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब होता है कोई फर्म किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ाएगा कि घटाएगा, यह कौन कौन सा बात पर निर्भर करता है, इसका जिक्र हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे 7 टॉपिक के अंतर्गत पूर्ति के नियम क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसकी मान्यताएं क्या होती है, फिर पूर्ति के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं, उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद हम लोग इतना पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा और जिक्र कर लेंगे। पूर्ति फलन का भी हम लोग जिक्र कर लेंगे। यहीं पर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग एक और जिक्र कर लेंगे, पूर्ति फलन क्या होता है। उसके बाद हम लोग 8वां टॉपिक के अंतर्गत पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का जिक्र करेंगे। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो आज के वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से इन टॉपिकों का अध्ययन किया जाएगा। सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उत्पादक या फर्म या विक्रेता के बिहेवियर को जानने में इन टॉपिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उसके बाद वार्षिक परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही। तो सबसे पहले हम लोग जो 4.1.6 के अंतर्गत जो टॉपिक मेंशन किए हैं उसका अध्ययन शुरू करते हैं। किसी फर्म की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, और तो सबसे पहला निर्धारक तत्व होता है इसका कि पहला निर्धारक तत्व और इम्पोर्टेंट निर्धारक तत्व क्या है, तो है आपका वस्तु की कीमत। ठीक है, क्या है? वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत को हम लोग P से डिनोट करेंगे, और वस्तु की कीमत पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा कैसे निर्भर करती है, तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। कीमत को हम लोग P से डिनोट करेंगे, और अब जो भी बात यहाँ पर सोचिएगा आप लोग, एक उत्पादक बन कर के सोचिएगा, प्रोड्यूसर बन कर के सोचिएगा, किसी वस्तु या सेवा के निर्माता बन कर के सोचिएगा, तो ज़्यादा समझने में सहूलियत होगी। तो वस्तु की कीमत को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और पूर्ति की मात्रा को हम लोग QS से डिनोट करते हैं। QS से मतलब क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहाँ पर देखिए, तो वस्तु की कीमत पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा कैसे निर्भर करती है। एक उत्पादक क्या चाहेगा
की कीमत बढ़ने पर वस्तु की कीमत अगर बढ़े तो पूर्ति बढ़ेगा, ये तो चाहेगा, स्वाभाविक है। और दूसरा, वस्तु की कीमत अगर घटे तो एक उत्पादक, एक फर्म, एक विक्रेता वस्तु की पूर्ति को घटाना चाहेगा। तो इस तरीके से वस्तु की कीमत पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा निर्भर करती है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? तो दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है कि दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है कि तकनीकी प्रगतियाँ और प्रौद्योगिकीय सुधार, प्रौद्योगिकीय सुधार या प्रौद्योगिकीय प्रगति भी बोलते हैं, प्रगति। इसका मतलब हो गया कि टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, प्रौद्योगिकीय सुधार, तकनीकी सुधार के भी नाम से जानते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पहले ये क्या होता है उसको समझिए। टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, तकनीकी सुधार या प्रौद्योगिकी प्रगति का मतलब होता है कि फर्म तो पहले से उत्पादन करती रहती है और उत्पादन करने के लिए जब उन तक आगतों का, साधनों का, कारकों का प्रयोग करती है और वो समय के अनुसार वो पुराने होते चले जाते हैं, घिसते पीटते चले जाते हैं, खराब होने लगते हैं। तो फिर क्या जाता है, समय के साथ तकनीकी सुधार होते रहता है और उन तकनीकी सुधार को अपनाने से क्या होता है, उत्पादन का वही स्तर उत्पादित करने के लिए एक फर्म जो होता है उत्पादन के साधनों की कम मात्रा का प्रयोग करके उत्पादन कर लेता है। तो तकनीकी प्रगति या औद्योगिक प्रगति का मतलब क्या, तकनीकी प्रगति, प्रौद्योगिकीय प्रगति, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट का मतलब पूर्ति के संदर्भ में यही है कि इसके सुधार होने से एक फर्म, एक उत्पादक उत्पादन का वही स्तर उत्पादित करने के लिए कम उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तकनीकी प्रगति। और तकनीकी प्रगति को अपनाने से, प्रौद्योगिकी प्रगति अपनाने से क्या होता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट क्वांटिटी, आगतों की मात्रा, इनपुट क्वांटिटी घटता है। और इनपुट क्वांटिटी घटने से क्या होता है, लागत घटता है। और लागत घटने से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। और उत्पादन बढ़ने से फिर क्या होता है, पूर्ति बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, पूर्ति बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, पूर्ति बढ़ता है। तो ये बात हुई। तो दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है, यह है आपका प्रौद्योगिकी सुधार या प्रौद्योगिकी प्रगति। तीसरा और महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या होता है, अनुकूल वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण मुख्य रूप से, प्राकृतिक वातावरण अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। तो अगर प्राकृतिक वातावरण अनुकूल है, अनुकूल का मतलब होता है किसी फसल का उत्पादन करने के लिए जितना टेम्परेचर होना चाहिए, समय समय पर वर्षा होनी चाहिए, ये अगर प्रकृति की तरफ से हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूल वातावरण। और अनुकूल वातावरण से क्या होता है, अनुकूल वातावरण से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। दूसरा क्या है, प्रतिकूल वातावरण, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल वातावरण।
प्रतिकूल वातावरण का मतलब क्या होता है कि जब पानी की वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा नहीं हो, जब धूप होना चाहिए तो धूप नहीं हो, तो इसी को हम लोग प्रतिकूल वातावरण के नाम से जानते हैं। और प्रतिकूल वातावरण में क्या होता है, प्रतिकूल वातावरण की स्थिति में उत्पादन जो होता है वो घट जाता है, और फिर क्या होता है, उत्पादन घटने से पूर्ति घटता है। तो ये मेरा तीसरा महत्वपूर्ण पूर्ति के निर्धारक तत्व है। चौथा क्या है, तो चौथा आपका है इकाई कर। इकाई कर, इकाई कर का मतलब पहले समझिए। हाँ, इकाई कर को हम लोग यूनिट टैक्स बोलेंगे, यूनिट टैक्स, या पर यूनिट टैक्स भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टैक्स। तो इकाई कर का मतलब क्या होता है, पहले इकाई कर क्या होता है, एक उत्पादक उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए, या एक विक्रेता किसी वस्तु की एक इकाई को बेचता है तो उसे कितना कर उस पर सरकार लगाती है, उसी को हम लोग इकाई कर के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु की एक इकाई बेचने पर सरकार उस वस्तु की एक इकाई पर कितना टैक्स वसूलती है, उसी को हम लोग इकाई कर के नाम से जानते हैं। और तय है कि इसकी मात्रा बढ़ने से, इकाई कर की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, इकाई कर की दर बढ़ने से, इकाई कर की दर बढ़ने से क्या होगा, लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ने से क्या होगा, लागत बढ़ने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से क्या होगा, पूर्ति घटेगी, पूर्ति घटेगी। अच्छा, ये तो एक पक्ष की बात हुआ। दूसरा पक्ष की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर इकाई कर की दर घटा दिया जाए, इकाई कर की दर घटा दिया जाए तो लागत क्या होगा, घटेगा, और लागत घटने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगा। तो इस तरीके से इकाई कर पर भी एक फर्म की पूर्ति की मात्रा निर्भर करता है। अच्छा, और अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला बात कर लेते हैं कि प्रत्याशित परिवर्तन वस्तु के मूल्य में प्रत्याशित परिवर्तन, इसका मतलब होता है, प्रत्याशित का मतलब संभावित परिवर्तन, किसमें, वस्तु के कीमत में। तो आप यहाँ पर एक विक्रेता बन करके सोचिएगा इस बात को कि एक विक्रेता, एक बेचने वाले जो होते हैं वो वस्तुओं का स्टॉक रखते हैं, वस्तुओं का स्टॉक रखते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि भविष्य में जिस वस्तु की कीमत घट जाएगी, जिस वस्तु की कीमत घट जाएगी, उसकी पूर्ति की मात्रा को वे लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जिस वस्तु की कीमत घटने की संभावना है भविष्य में, वर्तमान में उसकी पूर्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि भविष्य में कीमत बढ़ने से वर्तमान पूर्ति घट जाएगी, वर्तमान पूर्ति लोग घटा देते हैं, विक्रेता घटा देते हैं। और यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना है तो वर्तमान पूर्ति को विक्रेता या उत्पादक जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अगर भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने की संभावना है, वर्तमान में उसकी पूर्ति घटा देते हैं, उसकी कम मात्रा बेचते हैं। क्यों, जब उसका कीमत बढ़ेगा तो बेच करके लाभ कमाया जाएगा।
इसमें भी वही बात है, भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत घटने की संभावना है उसको तेज़ी से वर्तमान में बेचते हैं ताकि नुकसान कम हो। तो इन दोनों दृष्टिकोण को अपनाने से एक विक्रेता को लाभ की प्राप्ति होती है और इस वजह से वे पूर्ति की मात्रा को घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। और हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है और निर्धारक तत्व क्या है इसमें। अगला है साधन कीमत। क्या है अगला? साधन की कीमतें, उत्पादन के साधन की कीमतें, जिसको हम लोग आगत कीमतें के नाम से जानते हैं। आगत कीमतें या साधन की कीमतें, साधन उत्पादन के साधन की कीमतें कितना है। अगर ये कीमत बढ़ जाएगी यानी उत्पादन के साधन महंगा हो जाएगा तो वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा? कीमत अगर बढ़ जाएगा तो उत्पादन फिर क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? घट जाएगा। और उत्पादन घटने से क्या होगा? उत्पादन घटने से पूर्ति घट जाएगी। समझ में आया? वही आगत कीमतें, इनपुट प्राइस, वही इनपुट प्राइस कम हो जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगी। तो ये हो गया। एक और निर्धारक तत्व की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, वो है आपका कि उत्पादन का पैमाना। उत्पादन का पैमाना, इसका मतलब होता है, पैमाना का मतलब होता है अधिक मात्रा में हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसका खर्चा, उसका लागत जो होता है, कौन सा लागत? तो औसत लागत। औसत लागत घटता है और औसत लागत घटने से उत्पादन क्या होता है? औसत लागत घटने से उत्पादन अधिक किया जाता है और उत्पादन अधिक होने से पूर्ति अधिक होती है। और इसका उल्टा भी होता है कि औसत लागत बढ़ने से, अगर कम पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो औसत लागत बढ़ जाता है और औसत लागत बढ़ने से उत्पादन कम किया जाता है और उत्पादन कम करने से क्या होता है? पूर्ति घट जाती है। एक ही हुआ। और एक और, चलो ये काफ़ी इतना है। हम जैसे तो इतनी बातों पर किसी फर्म के पूर्ति की मात्रा इन तत्वों पर निर्भर करती है। वस्तु